Okay, fine, class. Now, this one is the final one. We are going to discuss on organization culture. अच्छा, कल्चर किसे कहते हैं? अगर हम कल्चर की बात करें जनरली, तो कल्चर जो है शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड बिलीफ, or as we already delivered you a lecture that OB is divided into three models. The first part is individual, the second part is group, and the last one is organization. So in organization part, what interdiscipline we have? Sociology, anthropology. So anthropology is study about the culture, sociology is study about the society. So this topic is related to the socio-psycho problem. So we are going to discuss on the organizational cultures, और here is some our learning objective कि culture क्या है, उसकी characteristics क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, कल्चर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है एम्प्लॉइज़ को, और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। तो हम ये देखने जा रहे हैं। तो कल्चर, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कल्चर क्या है, कल्चर इज़ द शेयर्ड वैल्यू, कॉमन वैल्यूज़, कॉमन बिलीफ। अच्छा, जब हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, सो दोज़ कल्चर व्हिच इज़ पॉपुलर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि वहाँ के नॉर्म्स क्या हैं, वहाँ के ट्रेडिशंस क्या हैं, वहाँ फेस्टिवल्स कैसे मनाए जाते हैं, सेरेमनी कैसे सेलिब्रेशन होती है, हायरिंग, फायरिंग, रिक्रूटमेंट, क्या तौर तरीके हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ कैसे रिलेशनशिप रखता है, प्रमोशंस की तौर तरीके, बोनसेस कितना किस तरह से मिलते हैं, सैलरी क्या है, सैलरी का तरीक़ेकार क्या होगा, वर्क अलाउंसेस, ये सब एक उसके प्रैक्टिसेस हैं। वहाँ के नैरेटिव्स, वहाँ की लैंग्वेज, सिंबल्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सब सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल दे व्हेन दे वर्क टुगेदर, तो वो किस तरह से एक दूसरे के साथ लर्निंग और गैदरिंग करते हैं। तो ये सब शो करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स, और उस सब के पीछे जैसे आइसबर्ग है, हमें नज़र आता है थ्री फोर्थ पार्ट, और जो वन फोर्थ पार्ट है वो हिडन होता है। इन सब के पीछे जो है वो बेसिकली कल्चर छुपा है, और कल्चर में क्या है, नॉर्म्स, वैल्यूज, अजम्पशन, बिलीव्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की वैल्यूज रखती है, उसकी जैसे बिलीव्स होते हैं, जिस तरह के नॉर्म्स होते हैं, मिसाल के तौर पे वो एम्प्लॉय कंसर्न है, तो वो एम्प्लॉय के को अलाउंसेस देंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे, बेनिफिट्स देंगे, तो हमें नज़र आएगा कि अच्छा भाई यहाँ जो नॉर्म्स हैं वो एम्प्लॉय कंसर्न है, उनकी वैल्यूज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ। तो इस तरह हिडन एलिमेंट क्या है, नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीव्स, अजम्पशंस, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या बिलीव रखती है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या स्टैंडर्ड हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और यही सब चीज़ें फिर हमें ऑब्जर्वेशन यानी नज़र आती है उनकी प्रैक्टिस में, उनकी पॉलिसीज़ के अंदर। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आपको जैसे डेफिनेशन दे रहा हूँ यहाँ पे कि इट इज़ अ कॉमन परसेप्शन हेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, जो सब मिल के परसीव करते हैं। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग, शेयर्ड लर्निंग, शेयर्ड वैल्यूज, ठीक है, जो कॉमन होती है, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग से उसने सेवन ऑथर ने, स्टीवन नॉविन ने सेवन करेक्टरिस्टिक्स दी हैं अपनी बुक में। इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग, कि इस कोई कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो मेकिंग द थिंग्स डिफरेंट, और वो कुछ इनोवेटिव करना चाहते हैं, इनोवेशंस उनकी कल्चर का पार्ट होता है, और रिस्क टेकर्स होते हैं। अब इसी का वाइस वर्सा है, कुछ लोग बड़े रिजिड ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, वो कुछ नया नहीं करते। अच्छा, कहीं कल्चर अटेंशन टू डिटेल, यानी जहाँ डिटेल ओरिएंटेड काम किया जाता है कि ईच एंड एवरीथिंग मैटर करती है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा, आउटकम ओरिएंटेशन, कहीं ओरिएंट का मतलब हासिल करना होता है, आउटकम ओरिएंटेशन कुछ चाहते हैं कि भाई मैक्सिमाइजेशन ऑफ नंबर हो, कितना हमने अचीव किया। पीपल ओरिएंटेशन, कुछ लोग कहते हैं कि काम से ज़्यादा लोगों को अहमियत दी जाती है, एम्प्लॉय, वर्कर, कस्टमर, क्लाइंट, टूल, पीपल ओरिएंटेड है, ठीक है। टीम ओरिएंटेशन, कहाँ कहीं टीम वर्क होता है, सब मिल के काम करते हैं और वो अपनी टीम को वैल्यू देते हैं, वर्ड देते हैं। कहीं एग्रेसिवनेस है, कहीं पैसिवनेस है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जो है वो पॉलिसीज़ होती हैं। और स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में, कि 40 साल तक एक जैसा स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला जा रहा है, और पोजीशन वही है। आप देखोगे कुछ इदारों में
आप जाते हैं देखते हैं तो लोग वही के वही हैं 15 ईयर्स 20 ईयर्स। तो वो अपने एम्प्लॉय का टेन्योर बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं। वो अपने नेचर ऑफ वर्क को बहुत देर तक एक जैसा स्टेबलाइज रखते हैं। तो स्टेबिलिटी उनके कल्चर का जो है वो पार्ट है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के हमें डिफरेंट कल्चर नज़र आते हैं। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई हैं जो कि प्राइमरी हैं। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो एक्स एक्सिस पे आपको स्टेबल नज़र आ रहा है, वाई एक्सिस पे देखें तो फ्लेक्सिबल। तो ये दो स्टेबल स्ट्रक्चर हैं जिसमें बिल्कुल फिक्स आता है। जैसे ब्यूरोक्रेटिक, तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं है, एक जैसा 60 ईयर्स 70 ईयर्स 100 ईयर्स एक जैसा हिरार्की पैटर्न स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का चेंज नहीं हो रहा। और मार्केट कल्चर ही ऐसा हो सकता है बदलाव ना आ रहा हो। अच्छा, अब ज़रा चलते हैं फ्लेक्सिबल की तरफ। तो वो क्लैन कल्चर है या एंटरप्रेन्योरल, जिसमें नत नए रिस्क इनोवेशन के बाद लोग आते हैं और एक तब्दीली नया चेंज लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसी तरह अगर आप देखोगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं स्टेबल और फ्लेक्सिबल के दरमियान, तो क्या लिखा है, फॉर्मल कंट्रोल ओरिएंटेशन। ठीक है। अ, और अगर आप देखते हैं बिल्कुल बॉटम अप तो बॉटम डाउन, तो फोकस ऑफ अटेंशन कि इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है। मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट ही बदल रही। इंटरनल तो आपका स्ट्रक्चर ही बिल्कुल फिक्स है। और इसी तरह फॉर्मल कंट्रोल ओरिएंटेशन, ये बेसिकली ये फ्रेमवर्क है कि कितने तरह के कल्चर हमें ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आते हैं। तो इसका समअप ये बनता है कि फिक्स कल्चर होते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, और एक रैपिडली चेंज हमें नज़र आता है। तो देखिए, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। एंटरप्रेन्योर है जैसे ही एक इंट्राप्रेन्योर कॉन्सेप्ट होता है। इंट्राप्रेन्योर ये होता है कि अगर कोई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई एम्प्लॉय न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट करती है। वो कहती है कि गो फॉर द बिजनेस, गो फॉर द प्रोजेक्ट, और जो रिस्क बेयर करेंगे वो हम बेयर करेंगे, कॉस्ट हम बेयर करेंगे। तो ये एक कल्चर पे है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो लर्निंग को प्रमोट करती है और जो लर्न कल्चर को प्रमोट करती है, लेकिन ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैटिक है, स्टेबलाइज है, जो अपने आप को रिजिड रखती है, नहीं बदलाव लाना चाहती, तो फिर वहाँ स्टॉप हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, डू ऑर्गेनाइजेशन हैव यूनिफॉर्म कल्चर? नो, नेवर। सबका एक जैसा कल्चर नहीं होता, वेरी करता है। अब डोमिनेंट कल्चर नाम से जाहिर है कि ऐसा कल्चर जिसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द, अब इसकी एग्जांपल यूँ समझें कि एक आप ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एज अ न्यू एम्प्लॉय है, तो जैसे आप गए तो वहाँ आपने देखा लोगों के तौर तरीके द्वार बिल्कुल बदले हुए हैं। आप किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन से आए थे तो आपने देखा कि उनकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो सारे लोग किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं, किस तरह से काम करते हैं, ऑफ कैसे कर रहे हैं, जो है वो उनका चैनल कम्युनिकेशन क्या है, मेल कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो आपने देखा कि चाहिए डोमिनेंट कल्चर यहाँ पे, तो आप उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, सब कल्चर क्या होता है? जो मेन कल्चर है उसका उसका मिनी कल्चर है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। जैसे एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उस हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग डेजिग्नेशंस के साथ या फिर अगर वो बहुत सारी सब ब्रांचेज हैं तो वहाँ उनका यानी मेन हेड है डोमिनेटिंग कल्चर, फिर सब कल्चर यानी उस कल्चर का सब पार्ट है, टाइप से। कोर वैल्यूज की बार बार बात हो रही है, तो कोर वैल्यू का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी वैल्यूज जो डोमिनेंट वैल्यू, जो आपकी प्राइमरी वैल्यूज हो, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाए, जो आप कहें कि ये हमारी रिकॉग्निशन है और इसी की वजह से हमारा इदारा पहचाना जाता है। और स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या है? अ कल्चर इन विच द कोर वैल्यूज आर इंटेंसली हेल्ड एंड वाइडली शेयर्ड। तो डायमेंशन फॉर डिस्क्राइबिंग इंडस्ट्री कल्चर, तो इंडस्ट्री में ये दो अपोनेंट कल्चर हैं, यानी एम्प्लॉय ओरिएंटेड होते हैं जो वर्कर को फोकस करते हैं, टू मच कंसर्न फॉर द पीपल, टू मच कंसर्न फॉर द वर्कर्स, पीपल ओरिएंटेड है और लोगों के साथ काम करना उनको ज़्यादा पसंद है। इस तरह रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो कहते हैं गोल्स, टारगेट्स, यूनिट्स, लीड, सेल्स होनी चाहिए।
तो वो रिजल्ट ओरिएंटेड है, यूनिट प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। इसी तरीके से कुछ बड़े प्रोफेशनल टाइप के होते हैं, वो कहते हैं प्रोफेशनलिज्म हो, एम्प्लॉय की आइडेंटिफाई हो, स्टेटस हो, और प्रॉपर यूनिफॉर्म और प्रॉपर एक स्केड्यूलिंग। तो प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। और उसी के ऊपर जो पैराशियल है यानी एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से पहचाना जा रहा है, वहाँ पे वो अपने प्रोफेशन से पहचाना जा रहा है कि इसका काम क्या है। और यहाँ पे एक जो है कि ये पैराशियल मतलब कि ये इस पला इदारे में काम पर यूनिलीवर का में काम करता है। क्या काम करता है ये इदारे के साथ। अब एक है कि नहीं ये अकाउंटेंट है, अब अकाउंटेंट एक प्रोफेशन के साथ एसोसिएट हो गया। ये दो तरह के कल्चर हैं, कहीं प्रोफेशन के साथ आइडेंटिफिकेशन होती है एम्प्लॉय की, और कहीं अफिलिएटेड हो जाता है वो इदारे के साथ। अच्छा, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में क्या फ़र्क है देखिए। ओपन सिस्टम मैनी टाइप्स ऑफ पीपल फील कंफर्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी आपके लिए एक ओपन साउंड है, इन्फ्लुएंस है। क्लोज सिस्टम में टाइप ऑफ पर्सन वो फिट इज नैरोली स्पेसिफाइड। तो क्लोज सिस्टम जिसमें जो डिफरेंट पर्सन हैं वो उनको आदत नहीं है, नैरो डाउन है। कहीं टाइट कंट्रोल होता है, रिटर्न अनरिटर्न रूल्स होते हैं कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन हैं, ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा बिहेवियर पे। अच्छा, लूज कंट्रोल जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाया जाता है। लूज वेरिएशन भी होती है कि चलो उस पर कोई गुंजाइश है, लेकिन उसमें पॉलिसी डिसिप्लिन ये ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा जी, व्हाट कल्चर्स डू यानी कल्चर्स का फंक्शन क्या है, कल्चर्स के फंक्शंस क्या है। तो पहला तो देखिए डिफाइन बाउंड्री। एक तो ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री हमें पता लग जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से पता लग जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या नेचर ऑफ वर्क है। अच्छा, एक आइडेंटिटी हमारी बिलोंगनेस बन जाती है, ये इस कल्चर के साथ हम भी वाबस्ता है। और जो न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं तो जो ओल्ड जनरेशन एम्प्लॉय हैं वो न्यू जनरेशन को वो कल्चर ट्रांसमिट करते हैं यानी ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से स्टेबिलिटी ऑफ द सोशल सिस्टम, एक सोशल सिस्टम बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होता है। सर्व एज अ सेंस मेकिंग एंड कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर फिटिंग एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी यू कैन से दैट कि एक सेंस ऑफ बिलोंगनेस रहती है और एक कंट्रोल मैकेनिज्म बनता है कि हमें ये जो नॉर्म्स हैं वैल्यूज़ हैं इसको ब्रेक नहीं करना है, और मैं इस कल्चर के में फिट बैठता हूँ। अच्छा, कल्चर हमारी लाइबिलिटी है, बिल्कुल है। जिस इदारे में रह रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी ओबे उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं और उसको आपने फॉलो करना होता है। तो कंपनी कैन बिकम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड व्हेन इट इज वैल्यूड फॉर इटसेल्फ एंड नॉट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो वो अपने उस कल्चर को भी साथ में डिसेमिनेट कर रही है, एग्जिबिट करती है। अच्छा जी, बैरियर टू चेंज देखें, कल्चर में बदलाव भी आता है। कल्चर जो है वो वक्त के साथ बदलता है, हम अडॉप्ट भी करते हैं कुछ मार्केट से। तो एक रैपिड चेंजेस रहती हैं, बैरियर आते रहते हैं। बैरियर टू डाइवर्सिटी और स्ट्रॉन्ग कल्चर जो, अब देखिए आपका कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप अदर कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कल्चर जो होगा अगर आपका तो फिर उसका प्रेशर नहीं होगा। अच्छा, दूसरा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय या आपकी टीम एक नए कल्चर को इनकॉर्पोरेट करते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये डाइवर्सिफिकेशन रहती है। अच्छा, बैरियर टू अपोजिशन मर्जर, ये भी होता है कि जब दो ग्रुप्स मर्ज हो जाते हैं तो दोनों ग्रुप्स के अलग अलग जो है वो कल्चर्स नज़र आ रहे हैं, और वो एक दूसरे के साथ मर्ज होने पे वो फिर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस पाई जाती है। So how culture begins stem from the action of the founder. पहले तो फाउंडर हायर्स एंड कीप ओनली एम्प्लॉय हु थिंक एंड फील द सेम वे दे डू। एक तो तरीका ये होता है, वो कहते हैं कि हम अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज ही करेंगे और हमारा एम्प्लॉय स्टाफ वैसा ही होगा जो इसको ओबे करे। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा वो सोशलाइज करते हैं, वो इस तरह का एक इन हाउस प्रोग्राम बनाते हैं। सोशलाइज का मतलब उनको उनके बिहेवियर को टीच करते हैं, उनको लर्न कराते हैं वो कल्चर, ताकि उनकी थिंकिंग उनकी फीलिंग भी वैसे ही हो जाए जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। दूसरा, फाउंडर्स ओन बिहेवियर एक्ट एज अ रोल मॉडल। फाउंडर है वो एज अ रोल मॉडल बन के
एम्प्लॉय को इनकरेज करता है ताकि वो उसको एज अ मॉडल फॉलो करे और यूँ बिलीव वैल्यूज अजम्पशन जो है वो उसके अंदर एम्बेड हो जाते हैं। तो ये सारी बात आप देखिए, जो फाउंडर है ऑर्गेनाइजेशन का, जो लीडर है, एज अ मैनेजर आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि आप किस तरह का कल्चर अपने इदारे में बनाना चाहते हैं। तो ये सोशलाइजेशन का तरीका है, यानी लर्निंग का तरीका है। सबसे पहले प्री अराइवल आप देखेंगे, ये जो एम्प्लॉय आया है तो अपने साथ क्या, कौन से ख्यालात, कौन सी सोच, कौन सा मोड लेकर आया है। फिर इनकाउंटर, तो कुछ चीज़ें जैसी बात है, काउंटर मतलब रेजिस्ट करेंगी, जो एम्प्लॉय को अपने अंदर से बदलाव लाना पड़ेगा और वो उसकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी से बिल्कुल अलग होंगी कि आपने जो सोचा होगा वैसा नहीं है, तो उसको मोल्ड करना पड़ेगा। फिर मेटामॉर्फोसिस, व्हेन द न्यू एम्प्लॉय चेंजेस एंड एडजस्ट टू द वर्क, जो नया आने वाला एम्प्लॉय है वो अपने आप को बदलाव, चेंजेस करेगा, एडजस्टमेंट करेगा अपने बिहेवियर में अकॉर्डिंग टू द वर्क, वर्क के साथ, वर्क ग्रुप के साथ, जिन लोगों के साथ काम करना है वैसा ही बिहेवियर, और फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो आपने देखा ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री अराइवल यानी जब न्यू एम्प्लॉय, व्हेन न्यू एम्प्लॉय कम, ही विल कम विद द ओल्डन कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। अच्छा, इनकाउंटर, वो फिर जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक न्यू कल्चर और जो ओल्ड कल्चर है वो इनकाउंटर होगा। एंड फाइनली मेटा मोफिसिस, जिसमें आप वर्क के साथ, अपनी टीम के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो नतीजतन अगर आप अपने वर्क के साथ आप बदलाव लेकर आ गए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर अपनी टीम के साथ आप एडजस्ट करके तो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नजर आएगा। इसी तरीके से अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एडजस्ट कर पाए तो फिर आपका टर्नओवर, यानी टर्नओवर का मतलब आपका आना, एब्सेंटिज्म का रेट कम हो जाएगा। तो ये सोशलाइजेशन के प्रोग्राम होते हैं इन हाउस, जिसमें ट्रेन किया जाता है अपने कल्चर को, किस तरह का हमारा कल्चर है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंडिविजुअल, कलेक्टिव, ये समझाया जाता है। सीरियल, रैंडम, इन्वेस्टिट्यूचर, डाइवेस्टिट्यूचर्स, हाई प्रोडक्टिविटी, ग्रेटर कमिटमेंट, लो टर्नओवर, ये सब आउटकम्स हैं जिसके नतीजे में हमारा मकसद क्या है। देखिए तीनों बातें, हायर प्रोडक्टिविटी यानी टू द जॉब हम चाहते हैं, ग्रेटर कमिटमेंट टू द टीम चाहते हैं, और लो टर्नओवर यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किस तरह से फॉर्म हो रहा है आपके सामने है। सबसे पहले हमने अभी किसी का जो फाउंडर है, यानी जो लीडर है, मैनेजर है, टॉप मैनेजमेंट, यानी जो फाउंडर, वो उसको उसकी बुनियाद रखेगा, फिर क्राइटेरिया सेट करेगा, फिर टॉप मैनेजमेंट यानी बीओडी और जो जनरल मैनेजर्स हैं, स्पेशलाइज मैनेजर हैं, वो उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जब हम कहते हैं सोशलाइजेशन तो उसमें वो तीनों प्रोसेस आ जाएंगे। प्री अराइवल आएगा, फिर उसके बाद जो है वो इनकाउंटर आएगा, और फिर मेटामॉर्फोसिस, और फिर एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप होता है। तो कीप रिमेंबर दैट कि इट विल स्टार्ट विद द फाउंडर। तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो स्टोरीज बता के कि भाई पहले स्टाफ ऐसे था, बॉस ने ऐसा किया, और ऐसे मौके पे क्या होता है, हम ऐसे सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं अक्सर। तो ये स्टोरीज होती हैं, जो पास्ट स्टोरीज हैं, जिससे आपको पता लगता है कि अच्छा यहाँ ये प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह से जो है नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, रिचुअल्स, उनके त्यौहार जो हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे सेलिब्रेशन होती हैं और क्या अंदाज रहा है। मटेरियल सिंबल्स, ठीक है, मटेरियल सिंबल्स क्या होते हैं, ऑफिस के अटायर, यानी यूनिफॉर्म कैसा होगा, और ऑफिस का फर्नीचर, आउटलुक, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है सिंबल से कि ऑफिस का कल्चर क्या है। लैंग्वेज, वहाँ पे जो जार्गन्स बोली जाने वाली है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह का है, ये सब एम्प्लॉय उस तरह से कल्चर को सीखते हैं। ठीक है, तो अभी हम ज़रा इसको सेकेंड हाफ के लिए रोकते हैं हम।